हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए गई क्लास आपकी ट्राइबल्स रिवोल्ट की होने वाली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं और भी जो रिवोल्ट हुए थे, चाहे वो आपका सिविल रेबेलियन हुआ हो या आपका वो पीजेंट रेबेलियन हुआ हो। तो इस तरह की ये तीसरा पार्ट है ट्राइबल रिवोल्ट्स। आज इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले किसी भी रिवोल्ट को समझने के लिए ये जानना जरूरी कि इन रिवोल्टों का बाइफिकेशन क्यों हो रखा था। जैसे कि पीजेंट रिवोल्ट हो गया, ट्राइबल रिवोल्ट हो गया आपका, और प्लस आपका जो मैंने आपको पहले बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल रिवेलियन। ठीक, तो इन रिवोल्टों का अलग अलग बाइफिकेशन इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोगों की अलग अलग कैरेक्टर स्टिक हुआ करती थी। इन लोगों की अलग अलग वजह थी जिनकी वजह से ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करते थे। तो ट्राइबल रिवोल्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो वायलेंस था वो टुवर्ड्स एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट था। जाहिर सी बात है जितने भी रिवोल्ट हुए वो सब एक्सटेंशन हुआ था कॉलोनियल गवर्नमेंट का। उस एक्सटेंशन के लिए जो पॉलिसीज उन्होंने लाई थी, चाहे वो लैंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो जमींदार से रिलेटेड हो, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड हो, तो इस तरह की जो भी पॉलिसियाँ थी वो जाहिर सी बात है इन लोगों के खिलाफ होती थी और जिसकी वजह से ये लोग विद्रोह किया करते थे। अब इनकी कॉमन कॉज क्या थी? वॉज द रिसेंटमेंट, मतलब इनको विद्रोह करना था जो लॉज ये लोग फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे। इनको ऐसा लगा कि जो भी लॉज ये लोग ला रहे हैं ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो इनकी कल्चरल बिलोंगिंग है उसको ख़त्म करेंगे। जहाँ से इनको रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसको ये लोग ख़त्म करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी जिसको देखते हुए इन लोगों ने रिवोल्ट किया था। मैनी अपराइजिंग व लीड टू मसीहा लाइक फिगर्स हु एनकरेज देयर पीपल टू रिवोल्ट। अब हुआ क्या था, हर रिवोल्ट के पीछे कोई ना कोई लीडर होता था। तो उसी तरह हर ट्राइबल लीडर जो रिवोल्ट होता था उसके पीछे एक ऐसा लीडर होता था जिसको एक तरह से ये लोग अपना हेड मानते थे। और वही इन लोगों को बताता था कि यदि ब्रिटिशर्स ने उनके राज पे कब्जा किया, क्या उनका जो एरिया उस पे कब्जा किया, तो क्या क्या चीज़ें जो उनके लिए डिसएडवांटेजेस होंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेके रिवोल्ट का फॉर्म ले लेता था। The tribal uprising were doomed from the beginning, given the outdated arms they fought with as against the modern weapon technique used by their opponent। तो देखिए होता क्या था, जैसे जो ट्राइबल है, चाहे वो उस समय हो या यदि आप आज भी देखेंगे जो आज भी कुछ कुछ जनजातियां जो रहती हैं, तो उसमें इन लोगों का क्या होता है, ये आज भी जो रहते हैं पुराने, जो पुराने तौर तरीके थे या जो पुराने इंस्ट्रूमेंट तो उन्हीं का उपयोग करते हैं। तो उसी तरह जब ये रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने किया था, तो उसमें भी इन लोगों का एक तरह से उन लोगों के पास तो सब मॉडर्न वेपन थे और इन लोगों के पास सब एंशियंट काल की चीजें थी। तो उसी तरह इन लोगों ने लड़ा था, हालांकि उसी युद्ध उसी वेपन से इन्होंने पूरी तरह से ये युद्ध लड़ा था। देखिए ट्राइबल रिवोल्ट को बेसिकली दो पार्टों में बांटा गया है, एक आपका मेन लैंड और दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्योंकि यदि आप देखेंगे आज भी तो ज़्यादातर जो ट्राइब है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट एरिया में मैक्सिमम पाई जाती हैं। हालांकि अलग अलग भी है लेकिन जो मेन रिवोल्ट हुए थे वो इस समय नॉर्थ ईस्ट ट्राइब द्वारा ज़्यादा किए गए थे। और दूसरा जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था वो मेन लैंड हुआ था, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया या राजस्थान हो गया। तो इस तरी जगह से, ठीक, तो एक आपका मेनलैंड होता है, एक आपका नॉर्थ ईस्ट होता है। दोनों की ही मेन वजह ये थी कि इन लोगों की खुद की जो कम्युनिटी थी उसके राइट एक्सप्लॉइट ना हो, इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट किया। ये था इन दोनों का कॉमन कॉज। इनका कॉज अलग इसलिए था क्योंकि फिर ये लोग आखिरी चल के एक तरह से नेशनलिज्म की तरह इस युद्ध को लड़ने लगे थे। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो उस समय भी अपने केवल कम्युनिटी के लिए युद्ध लड़ते थे। केवल ये मेजर डिफरेंस था इन दोनों में। इन लोगों का एक तरह से नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया था आगे चल के, लेकिन इन लोगों का उस समय भी कम्युनिस्ट पॉइंट था। ठीक है, मेनलैंड के जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है उसको देख लीजिएगा। पहाड़िया, कोल म्यूटिनी, भीड़ रिवोल्ट, हो एंड मुंडा अपराइजिंग, चुहार अपराइजिंग, कोली, कोया और खोंड अपराइजिंग। ये रिवोल्ट नहीं है, रिवोल्ट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, और आपका रामोसी राइजिंग। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में आपसे इसकी को डिटेल में नहीं पूछा जाता। जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से आपको कवर करवा दी है। तो सबसे पहले आते हैं चुहार अपराइजिंग। इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, 1766 से लेकर 1772, क्योंकि पेपर में कई बार इसकी डेट डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। देखिए इसका सबसे पहले प्लेस जानना जरूरी है कि यदि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट पे, ये मेजरली इस पार्ट पे ये जो रिवोल्ट हुआ था वो लड़ा गया था। ठीक है, फेमाइन, इनहेंस लैंड रेवेन्यू डिमांड, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस goaded the Shuar Aboriginal tribesmen of the Jungle Mahal of Midnapur district and also the Bankura district in Bengal।
तो अब ये युद्ध कहाँ से लड़ा गया था? ये आपका बंगाल से लड़ा गया था, ठीक? बंगाल में कौन-सी ट्राइब्समैन के द्वारा? ये लड़ा गया था आपका चुहार ट्राइब्समैन के द्वारा, ठीक? क्यों लड़ा गया था? ज़ाहिर-सी बात है कॉलोनिस्ट पॉलिसी के थ्रू, ठीक? जिसकी वजह से इनका कहीं न कहीं जो राइट्स है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड प्लस जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनकी हो रही थी, ये सब चीज़ों ने कहीं न कहीं एक एक ऐसी ची सोर्स ऑफ वो मतलब एंगर इन लोगों के लिए पैदा करते थे जिसकी वजह से इन्होंने रिवोल्ट किया था। इस ट्राइब्स के लोग बेसिकली काम क्या करते थे, ये लोग फार्मर और हंटर थे। तो ज़ाहिर-सी बात है जो भी ट्राइब्समैन चाहे उस समय हो या अभी भी हो वो एक फार्मर और एक हंटर ही होता है। ये अपराइज़िंग कब तक चली थी? 1766 से लेके 1772 तक। उसके बाद फिर हुई थी 1795 से लेके 1816 तक, ठीक? तो इसमें भी आपको 2 फ़ेज़ में लड़ा गया था। ये याद रखिएगा पहला फ़ेज़ 1766 और दूसरा फ़ेज़ जो था वो आपका था 1795, ठीक? The Chuhar were prominent in Manbhum and Barabhum, especially in the hills between Barabhum and Ghatsila. तो इनका जो बेसिकली रीजन होता था वो जो जिसमें ये लोग प्रोमिनेंट थे वो थे मानभूम और बाराभूम और प्लस जो बारभूम और घस्तिला का हिल एरिया है वहां पे लोग ज्यादातर पाए जाते थे। They held their reign under a kind of feudal tenure, but were not strongly attached to the soil, being always ready to change from farming to hunting. अब देखिए इनका क्या होता था बेसिकली कि हिल एरिया में लोग रहते थे, जंगल एरिया, तो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बिलीव करते थे कि जब तक इनको ट्री से फ़ायदा होता था ये लेते थे, उसके बाद फिर ये लोग इस ट्री को काट के यहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगते थे। तो ये लोग कोई मतलब इनका ऐसा ज़मीनी जुड़ाव नहीं था, जो कि बाहर के लोगों का होता था। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का ज़मीन यदि है, तो हम लोगों का उससे लगाव होता है। लेकिन इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग केवल अपना एग्रीकल्चर लैंड करते थे। यदि इनको इनसे बेनिफिट होता तो ठीक है, वरना फिर ये हंटिंग में अपने आप को शिफ्ट कर लेते थे। ठीक? तो ये इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक थी मेन। 1768 में जगन्नाथ सिंह के नाम के एक जमींदार थे, जो कि खस्तिला रीजन के थे, वेंट अप इन आर्म अलोंग विद थाउजेंड ऑफ चुहार। तो अब जमींदार थे जिन जगन्नाथ सिंह थे, उन्होंने क्या किया 1768 में बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ चुहार्स को इकट्ठा किया। किस लिए? रिवोल्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट पॉलिसी के खिलाफ। The company capitulated, the government capitulated in 1771. The Chuhar Sardar, Syam Ganjam of Dhaka, Subla Singh of Kaliapar and Dobraj rose in rebellion. तो हुआ क्या, जब ये रिवोल्ट हुआ तो इसमें चुहारों ने साथ दिया था जमींदार का, लेकिन क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी ताकत के दम पर इनको कैप्चर कर लिया। जो भी चुहार के थोड़े बहुत लीडर थे उनको भी कैप्चर कर लिया। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं इनको लगा कि अभी हमारी बेइज्जती हो रही है। तो इस वजह से चुहार के जो मेन लीडर थे जैसे कि श्याम गंजम ऑफ ढाका, सुबला सिंह ऑफ कलियापार और डूबरा, ये लोग भी फिर रेबेलियन में उतर आए थे, ठीक? और अब ये लोग जो कि एक तरह पहले ये लोग जमींदार के सपोर्ट में थे, अब ये लोग डायरेक्ट अपने नाम पे रिवोल्ट करने लगे थे। The most significant uprising was under Durjan Singh in 1798. Durjan Singh was the Zamindar of Raipur, from which he was disposed owing to the operation of Bengal regulation. तो अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अलग एक जो बंदा था उनके नाम पे लोग रिवोल्ट करने लगे। अब क्या हुआ, जब सेकेंड फेज में इनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था, तब अलग लीडर्स पैदा हो गए थे। जैसे मैंने आपको बताया श्याम गंजम, सुबला सिंह और डोबराज। तो इसमें से जो सबसे सिग्निफिकेंट अपराइजिंग हुई थी वो किसके अंडर में हुई थी? वो हुई थी दुर्जन सिंह के अंडर में। ये हुई थी आपकी 1798 में। अब दुर्जन सिंह कौन थे? ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक जमींदार थे रायपुर डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने रिवोल्ट इसलिए किया था क्योंकि इनको इनकी जमीन से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। किसकी वजह से? ड्यू टू द ओइंग ऑफ बंगाल रेगुलेशंस, ठीक? तो इस वजह से फिर इन्होंने रिवोल्ट किया था। In May 1798, his followers, a body of 1500 Chuhar, indulged in violent activities in Raipur to halt the auction of the estate of रायपुर। अब क्या होता था, जैसे पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रेवेन्यू डायरेक्ट ना जनरेट करके इनडायरेक्ट जनरेट करते थे, ठीक? इनडायरेक्ट कैसे जनरेट करते थे? ये एक तरह से कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट या कोई भी एक जमींदारी होती थी उसको सेल ऑफ करते थे, और जो सबसे ज़्यादा दामों में इस ज़मींदारी को खरीदता था उसको ये लोग दे देते थे। तो इस तरह से ब्रिटिश इनडायरेक्ट रिवेन्यू कलेक्ट करता था, और जो इस ज़मींदारी को खरीदता था वो डायरेक्ट इनसे रिवेन्यू कलेक्ट करता था। तो इसी वजह से क्या हुआ, 1798 में जब रायपुर की ज़मींदारी को ये लोग ऑक्शन कर रहे थे, तब लगभग 1500 चुहार इकट्ठा हुए थे इस ऑक्शन को रोकने
के लिए। और डायरेक्ट जब 1500 इकट्ठा हुए तो इसी ने रिवोल्ट का जन्म ले लिया होगा। हालांकि रिवोल्ट को बहुत ही तरह ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। फिर अदर लीडर चुहाड़ के जो थे मधब सिंह, ब्रदर ऑफ राजा भरम, राजा मोहन सिंह, जमींदार ऑफ जूरियर एंड लक्ष्मण सिंह ऑफ दुलमा, इन सबको ही ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। ठीक, तो ये तो आपको पूरा चुहार रेबिलियन के बारे में। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट लीडर के नाम मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद केवल आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन से वो लगाने हैं, जो मैं आपको कंपाइल पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो आइए दूसरा देखते हैं। हिस्टोरियन कॉल्स द रिवोल्ट रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। तो चुहार अपराइजिंग की जगह जो हिस्टोरियन थे वो उसको क्या बोलते थे, वो लोग उसको बोलते थे रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। फिर आता है हमारा कोल म्यूटनी। ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1831 में। ये देखिए, ये है आपका कोल रेबेलियन। ठीक, मैप पे इसको समझिए। यहाँ पे हुआ था, मतलब आप ये कह सकते हैं झारखंड प्लस छत्तीसगढ़ का जो प्लेटू है, जिसको हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे बेसिकली ट्राइब रहती है और यहीं से इन लोगों ने रिवोल्ट किया था। ठीक, तो मैप पे इसको समझ लीजिएगा। आइए समझते हैं क्या था ये। The Kol, along with other tribes, are inhabitant of Chota Nagpur. They cover Ranchi, Singhbhum, Hazaribagh, Palmau and the western part of Maybhum. तो इस एरिया में ये जनजाति रहती थी, कौन सी? कोल जनजाति। ये लोग बेसिकली इनहेबिटेंट थे छोटा नागपुर, और फैले कहाँ कहाँ थे ये लोग? रांची, सिंहपुर और अलग अलग जगह में। The trouble in 1831 started with large-scale transfer of land from coal headmen to outsiders like Hindu, Sikh, Muslim, farmers and moneylender who were oppressive and demanded heavy tax। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रिटिश क्या करते थे, किसी भी एरिया को डायरेक्ट ना कलेक्ट करके ये लोग ऑक्शन के थ्रू इनडायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जिसको ये लोग बेचते थे वो लोग कौन थे? जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए। तो ये लोग क्या करते थे, इसकी जमींदारी लेने के बाद यहाँ के जो लोग होते थे उनसे एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ताकि इनको अपना भी प्रॉफिट निकालना और जो ब्रिटिशर्स को इन्होंने पैसे दिए उसको भी इनको कवर अप करना है। ऑप्रेसिव पॉलिसीज ये लोग लाते थे, और प्लस इन लोगों के पास रेवेन्यू जनरेशन का तो कुछ खास साधन होता नहीं था, और वो भी इन लोगों से जब छीन लिया जाता था तो जाहिर सी बात है जो इनकी सिचुएशन होती थी वो एक टाइम के बाद काफ़ी पैथेटिक हो जाती थी, जिस वजह से ये लोगों ने फिर 1831 में रिवोल्ट किया था। ये थे हमारे बुद्धू भगत। Besides, the British judicial and revenue policies badly affected the traditional social condition of the coal. रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से, इसके अलावा जो ब्रिटिश जुडिशियल और प्लस ब्रिटिश की पार्टी जो पर्सनल इनकी रेवेन्यू पॉलिसीज होती थी वो भी इन लोगों के लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं देती थी। तो हर तरफ से ये लोग परेशान हो चुके थे, ना ही इनके पास रेवेन्यू जनरेशन का कोई साधन था, टैक्स उनको देना था, गवर्नमेंट की ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, प्लस इनके साथ देने के लिए कोई लीडर ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से फिर इन लोगों ने कम्युनिटी को इकट्ठा करके ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया था। Finally, the court resented it, and in 1831, under the leadership of Buddhu Bhagat, the coal rebels killed or burnt about 1,000 of outsiders. तो फिर 1831 में इन्होंने अपने आप को तैयार किया, अपने जितने लोग थे उन सबको इकट्ठा किया, जिसको उस समय लीड कर रहे थे बुद्धू भगत हमारे। और फिर इन्होंने 1,000 रेबल जो कि आउटसाइडर थे, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो, उन सबको ही इन्होंने फिर मारना चालू कर दिया था। Only after a large scale military operation could order be restored। अब काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन के बाद इस पूरे एरिया को रीस्टोर किया गया था ब्रिटिशर्स के अंडर में। ठीक, तो ये था आपका पूरा कोल म्यूटिनी के बारे में। फिर आते हैं हमारे हो और मुंडा अपराइजिंग। ये का टाइम पीरियड क्या था? 1820 से लेके 1837 तक। ये देखिए, रांची का जो एरिया है लगभग आप देखेंगे पूरा झारखंड, कुछ छत्तीसगढ़, ठीक, कुछ एमपी का एरिया, इस इस एरिया में पूरा ये युद्ध लड़ा गया था, मतलब जो रिवोल्ट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। रिवोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी उसको समझते हैं। एक राजा ऑफ परहाट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हो ट्राइबल थे उनको इकट्ठा किया था, किसकी वजह से? सिंहपुर के ऑक्यूपेशन की वजह से। द रिवोल्ट कंटिन्यू टिल 1827 व्हेन द हो ट्राइबल वर फोर्स्ड टू समिट। तो हुआ क्या था, जैसे सिंहपुर की जो जमींदारी थी वो ब्रिटिशर्स ने किसी और को दे दी थी, उनकी ऑपरेसिव पॉलिसी की वजह से यहाँ के लोग परेशान थे। तो उसी तरह यहाँ के जो एक थे राजा, जिनका नाम था राजा ऑफ परहाट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हो ट्राइबल्स को इकट्ठा किया।
और ये बताया कि यदि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कैप्चर किया या हमारे एरिया को कैप्चर किया तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के बारे में बताया, इन्होंने इनकी रेवेन्यू पॉलिसीज़ के बारे में बताया, इन्होंने इनके ऑपरेसिव ट्रीटमेंट के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें लेके इन्होंने एक होक मुंडा की जो ट्राइब थी उसको अच्छे खासे ग्रुप पे इकट्ठा किया और 1827 तक इन्होंने फिर इनके साथ ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया। लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स ने 1827 में होर ट्राइब्स को मजबूर किया था कि वो लोग अपने आप को सबमिट कर दें। However, later in 1831, they again organized a rebellion joined by Mundas of Chota Nagpur to protest against the newly introduced farming revenue policy and the entry of Bengalis into the region. हुआ क्या 1827 में जब हो मुंडा को इन लोगों ने सबमिट करवा दिया डरा धमका के अपनी पावर यूज करके, तो ये लोग 4 साल शांत रहे। फिर 1831 में क्या हुआ, छोटा नागपुर की जो मुंडास जनजाति है वो लोग इनके साथ देने के लिए आ गए। तो अब मुंडास और प्लस हो इन लोगों ने एक साथ रिवोल्ट किया। और वजह क्या थी, जाहिर सी बात है एंट्री ऑफ आउटसाइडर। उस समय आउटसाइडर थे बंगाली और प्लस फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी। तो ये सारी वजह से इन्होंने जो ऑपरेसिव ट्रीटमेंट इनके साथ हो रहा था, इन्हीं सबको देखते हुए इन्होंने रिवोल्ट किया। Finally, the revolt was extinguished in 1832 and the whole operation continued till 1837. जो मेजर रिवोल्ट था उसको 1832 में ख़त्म करवा दिया गया था, लेकिन 1837 तक ये युद्ध चलता रहा था छोटे छोटे पैमाने पे, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग छापा मार युद्ध पे बिलीव किया करते थे। In 1899 and 1900, the Mundas in the region south of Ranchi rose under Birsa Munda. ये बात जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिरसा मुंडा ने किस रिवोल्ट में साथ दिया और प्लस वो रिवोल्ट कब लड़ा गया था। ठीक, तो मुंडास जो कि साउथ ऑफ रांची में रहते थे वो लोग फिर से रिवोल्ट किए थे 1899 में बिरसा मुंडा के अंडर। The Ulugian was one of the most significant tribal uprising in the period 1860 to 1920. उलुआन एक तरह से ये लोग भी ट्राइबल अपराइजिंग थे जो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्होंने भी 1860 से लेकर 1920 के दौरान रिवोल्ट किया था। The rebellion, which began as a religious movement, gathered political force to fight against introduction of feudal जमींदारी tenure and exploitation by money lender and forest contractors. हुआ क्या था देखिए, ये लोग जो ट्राइब्स लड़ते थे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इन लोगों का बेसिकली अपने कम्युनिटी के लिए रहता था। ठीक, तो कम्युनिटी की बात जाहिर सी बात है एक तरह से ये लोग रिलीजियस हो गए। ठीक, कि इन लोगों का जो पर्टिकुलर एक रिलीजन है उस पे ये लोग हम ना पहुंचाए। लेकिन क्योंकि रिवोल्ट इतना बड़े पैमाने पे हो गया था हो एंड मुंडा का, कि इन्होंने रिलीजियस से लेके एक तरह से ये लोग किस पे शिफ्ट हो गए थे, ये लोग पॉलिटिकल पे शिफ्ट हो गए थे कि अब इनको जो एरिया है वो और बढ़ाने लगे थे ये लोग अपना। तो जिसकी वजह से ये जो रिवोल्ट है अच्छे खासे पैमाने पे बड़ा हो गया था। मुंडास क्लेम छोटा नागपुर एज देयर। अब फाइनली जो ये लोग मतलब छोटे मोटे जंगल, जो छोटा मोटा जमींदारी उसको क्लेम करते थे, अब ये पूरे छोटा नागपुर का जो रीजन है उसको अपना एरिया बताने लगे थे 1879 में। तो जाहिर सी बात है ये बात ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरी और फिर उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस डिप्लॉय की। बिरसा मुंडा को कैप्चर और इनको फिर जेल भेज दिया गया था। ठीक, तो ये था आपका पूरा हो एंड मुंडा अपराइजिंग में। फिर आते हैं हमारे खोंड अपराइजिंग। ये कब हुआ था, ये हमारा 1837 से लेके 1856 तक हुआ था। देखिए जो भी अपराइजिंग है उसके तीन चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। पहला इनका ईयर, क्योंकि एग्जाम में आपका ईयर पूछा जाता है, प्लस इनके लीडर कौन थे और प्लस इनका एरिया। जो इनकी वजह थी वो लगभग सबकी सेम थी, कॉलोनिस्ट पॉलिसी, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी और प्लस आउटसाइडर ट्रीटमेंट। तो खोंड अपराइजिंग क्या था इसको समझते हैं। फ्रॉम 1837 टू 1856 द खोंड ऑफ द हिली ट्रैक्ट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओडिशा टू श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी रूल। तो खोंड रिवोल्ट कहाँ हुआ था, ये आपका थोड़ा अलग हटके हुआ था नॉर्मल से, ये आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब आंध्र प्रदेश में कहाँ कौन से एरिया में हुआ था, ये आपका चालू होता है उड़ीसा से लेकर श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ये पूरा जो हिल एरिया है वहां पे जनजाति पाई जाती थी। इसके लीडर कौन थे, चक्र बिश्नोई अ यंग राजा लीड द कोंड हु वर जॉइंड बाय गुमसो डिस्ट्रिक्ट के जो गुमसो डिस्ट्रिक्ट की जो ट्राइब थी उन लोगों ने फिर इसको बाद में ज्वाइन किया था। सबसे पहले चक्रा बिश्नोई इस जो कोंड अपराइजिंग हुआ था उसके लीडर थे ये लोग। Kalanadi and other tribal to oppose the suppression of human sacrifices.
न्यू टैक्सेस एंड द एंट्री ऑफ जमींदार इनटू देयर एरिया। इस पूरी जो धीरे धीरे ये लोग अपनी ट्रैप्स को बढ़ा रहे थे, अलग अलग रीजन की जो ट्रैप थी वो भी इनको जोड़ रही थी, मतलब इनसे जोड़ रही थी। अब मेन मकसद इनका केवल एक ही था, बाहरी लोगों को हटाना, न्यू टैक्सेस को बैन करना, और प्लस जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हो रहे थे उसको बंद करना। फाइनली चक्रा बिश्नोई डिसअपियर वंस डिसअपियरेंस द अपराइजिंग केम टू एन एंड। अब हुआ क्या, चकना बिश्नोई इस युद्ध से हट गए। अब युद्ध से हट गए, हो सकता है ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर करवा लिया हो, या हो सकता है ब्रिटिशर्स ने इनको मार दिया हो, या कोई भी अलग वजह हो जिसकी वजह से ये धीरे से हट गए इस युद्ध से। अब ये एक तरह से लीडर लेस रिवोल्ट हो गया, और जाहिर सी बात है जब लीडर लेस रिवोल्ट हो जाता है तो रिवोल्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। और फाइनली ये जो अपराइजिंग जो एक अच्छे खासे पैमाने पर लड़ी जा सकती थी, ये एंड हो गई। Finally, a later Khond Rebellion in 1914 in the Orissa region was triggered by the hope that foreign rulers would end and they could gain an autonomous government. 56 के बाद जब चक्रा बिश्नोई वहां से चले गए तो ये युद्ध तो एंड हो गया। हालांकि 1914 में फिर से उड़ीसा का जो रीजन था वहां पे इनकी फिर से एक बार दिखी थी, ये लोग फिर से रिवोल्ट करने पे आए थे ताकि फॉरेन रूल जो इनके रीजन में आ रहा था वो खत्म हो जाए और एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इनके एरिया में फॉर्म हो जाए। तो बेसिकली दो फेज में लड़ा गया था, लेकिन कुछ खास बड़े पैमाने पे ये युद्ध नहीं जा पाया था। फिर आता है हमारा कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट क्या था इसको समझते हैं। कोया कहाँ के थे, ये लोग भी मॉडर्न आंध्र प्रदेश में थे। गोदावरी ट्रैक का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे ये लोग पाए जाते थे। खोंडा सारा चीफ और प्लस कोयाज ऑफ ईस्टर्न जो ट्रैक था, ये दोनों ने साथ मिलकर ये रिवोल्ट लड़ा था। कब कब लड़ा था, 1803 में, 1840 में, 1845 में, 1858 में, 1861 और प्लस 1862 में। तो ये 6 टाइम इन लोगों ने रिवोल्ट लड़ा, और इनका साथ किसने दिया था, कोयास का खोंड रिवोल्ट वालों ने। फाइनली 1879 में भी ये लोग फिर से रिवोल्ट करने उतरे थे तोमरा शोरा के अंडर। दे कंप्लेन वन ऑपरेशन बाय पुलिस मनी लेंडर्स, न्यू रेगुलेशन एंड डिनाइल ऑफ देयर कस्टमरी राइट ओवर फॉरेस्ट एरियाज। देखिए हर रिवोल्ट की कॉजेज पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। वो 5 चीज़ें आपको क्या है, सबसे पहले आपको इनकी डिनाइल ऑफ कस्टमरी राइट होते थे, इनकी रिलीजियस अफेक्शन होते थे, प्लस कॉलोनिस्ट पॉलिसी होती थी, प्लस इनका जो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती थी, ठीक। और प्लस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एंट्री ऑफ आउटसाइडर इनटू देयर रीजन। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से ये लोग रिवोल्ट लड़ते थे। फाइनली आफ्टर द डेथ ऑफ सोना तोमरा सोरा अनदर रेबेलियन, जो कि 1886 में हुई थी राजा अनंत यार के द्वारा, ठीक। तो इस तरह अलग अलग रिवोल्ट में कोयाज ने और खोंड ने अपना साथ दिया था, जिसमें जो मेन रिवोल्ट हुआ था वो 1879 में हुआ था, उसके बाद 1886 में हुआ था, ठीक। तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं भील रिवोल्ट। भील रिवोल्ट क्या था, द भील who lived in the western Ghat controlled the mountain passes between the north and the Deccan। अब वेस्टर्न घाट जाहिर सी बात है कहाँ का हो गया, यदि आप मैप पे देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला लगभग यहाँ पे आपके भील मोस्टली पाए जाते हैं। उसमें से भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है वो है आपका ये राजस्थान या गुजरात का जो एरिया है, ठीक। तो था क्या, जो भील थे वो माउंटेन पासेस को कंट्रोल करते थे नॉर्थ से डिकैन में। अब ये वेस्टर्न पासेस हो गया आपका, ठीक। तो वेस्ट कहने का मतलब है जो वेस्टर्न घाट का नॉर्थ का एरिया है और प्लस जो डिकैन का एरिया है उसको ये लोग कंट्रोल किया करते थे। यहाँ से जो भी पासेज है उन सब पे इन्हीं का राज था। 1817 से लेके 1890 तक इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। वजह फेमाइन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिस गवर्नमेंट और प्लस एंट्री ऑफ आउटसाइडर। तो 4 वजह आपकी हर उसमें कॉमन होने वाली हैं। फाइनली ब्रिटिशर्स ने फोर्स प्लस कॉन्सिलेटरी एफर्ट्स दोनों ही की माध्यम, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कैरेट प्लस स्टिक पॉलिसी अपनाई थी ब्रिटिशर्स ने यहाँ के एरिया को पीस दिलाने के लिए। क्योंकि पूरे एरिया को कैप्चर कर नहीं सकते थे, क्योंकि मेजरली एरिया कौन यहाँ पे होल्ड किया करता था, ये किया करता था भील, ठीक। और डायरेक्ट ये लोग कॉन्सिलेशन की पॉलिसी अपना नहीं सकते थे क्योंकि फिर से ये लोग रिवोल्ट करने उतर आएंगे। इस वजह से इन लोगों ने कैरेट और प्लस स्टिक की पॉलिसी अपनाई थी। However, the British bills revolted against in 1825, 1831 and in 1846। तो 1817 से 19 में जो रिवोल्ट शांत हो गया था वो 25, 31 और 46 में फिर से उभरा।
Later, a reformer, Govind Guru, helped the Bhils of South Rajasthan to organize themselves to fight for the Bhil Raj by 1913. 1846 में इन लोगों ने आखिरी बार युद्ध लड़ा था। ठीक। उसके बाद फिर ये लोगों का युद्ध जो पर्सनली लड़ते थे ये लोग शांत हो गया था। हालांकि 1913 में एक थे गोविंद गुरु, इन्होंने फिर से भील को इकट्ठा किया कि ताकि ये लोग रिवोल्ट लड़े और अपनी कम्युनिटी राइट्स, अपना जो अपना कम्युनल एरिया है उसको ये लोग बचाएं। और वहाँ पे एक तरह से भील राज मतलब जो भी ये पूरा एरिया जो है भीली के द्वारा गवर्न किया जाए, इस वजह को लड़ते हुए इन्होंने फिर से कहा कि 1913 में आप रिवोल्ट करें। तो ये था पूरा भील रिवोल्ट्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं रामोसी राइजिंग। रामोसी कौन थे? ये लोग भी हिल ट्राइब थे, वेस्टर्न घाट के रहने वाले। दे हैड नॉट रिकॉन्साइल्ड टू ब्रिटिश रूल, दे रिजेंटेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब फिर से वही बात आ गई, ब्रिटिश ने एनेक्सेशन पॉलिसी अपनाई थी जिसको इन्होंने रिजेंट किया था। कॉन्सिलेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इनको समझाने की कोशिश की जिसकी वजह को इन्होंने नहीं समझा। हुआ क्या था, मराठा टेरिटरीज जब ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर ली तब ये लोग एक तरह से बेरोजगार हो गए थे। बेरोजगार कैसे हो गए थे? जो रामोसी थे, दे हैड बीन एम्प्लॉयड बाय द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या करते थे, इन लोगों की बेसिकली पॉलिसी होती थी जो मराठा का फोर्ट होता था उसकी ये लोग देख रेख किया करते थे। वहाँ पे जिस चीज़ सामान की ज़रूरत है वो मराठास को बताते थे और उन्हीं वही लोगों के माध्यम से लोग चीज़ सामान यहाँ पे लाते थे। ठीक। तो जब मराठास टेरिटरीज ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर कर ली गई तो ये लोग जो कि एम्प्लॉय किए जाते थे मराठा के द्वारा ये लोग अनएम्प्लॉय हो गए। जब अनएम्प्लॉय हो गए तो इनके पास लैंड तो थी नहीं, ये मराठास के थ्रू अपना रिवेन्यू अर्न कर देते। तो जब मराठास खत्म तो इन लोगों का जो रिवेन्यू अर्निंग था वो भी खत्म हो गई थी। तो फाइनली दे रोज अंडर चितूर सिंह इन 1822 एंड प्लंडर द कंट्री अराउंड सतारा। तो जो सतारा क्षेत्र था जो मराठा रीजन के अंडर आता था, 1822 में इन्होंने चितूर सिंह के अंडर में यहाँ पर रिवोल्ट किया और ये वाला जो एरिया था उसको ये लोग लूट मार के थ्रू अपना रिवेन्यू अर्न करने लगे थे। Again, there were eruptions in 1825 and 1826 under the Umesh Naik of Pune and his supporter Bapu Trimbakji Sawant, and the disturbance continued till 1829. 1822 में जब इन्होंने सतारा रीजन कैप्चर किया तब ब्रिटिशर्स ने कुछ हार्श एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया था, क्योंकि एक तरह से ये लोग स्कॉच पॉलिसी अपना रहे थे, जाते थे उसको लूट के छुप जाते थे और ब्रिटिशर्स को ये लोग डायरेक्ट ही चुनौती नहीं दे रहे थे। तो जिस वजह से ब्रिटिश ने इनके खिलाफ ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया था। हालांकि 1825 में फिर से इन्होंने लोगों ने रिवोल्ट किया था और ये रिवोल्ट चला था आपका 1829 तक। फिर से रिवोल्ट हुआ था 1839 में। क्यों इस बार क्यों हुआ था? ड्यू टू द डिपोजिशन एंड बैनिसमेंट ऑफ राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा एंड डिस्टर्बेंस इरेप्टेड इन 1840-41 ऑल्सो। अब क्या हुआ, सतारा क्षेत्र को ये लोग एक तरह से अपना क्षेत्र मानते थे। ठीक। तो जब ये लोग यहाँ पे आक्रमण करते थे, यहाँ के लोगों को लूटते थे, तो वो अपनी रिवेन्यू पॉलिसीज की वजह मतलब रिवेन्यू अर्न करने के लिए लोगों को लूटते थे। लेकिन सतारा को ये लोग अपना ही रीजन मानते थे। तो हुआ क्या, जब 1839 में ब्रिटिश ने राजा प्रताप सिंह जो सतारा के थे उनको कैप्चर कर लिया, तब ये लोग फिर से रिवोल्ट पे उतर आए। इस वजह से क्योंकि उनको लगा कि अब ये एक तरह से हमारी कम्युनिटी राइट को चुनौती है, क्योंकि ब्रिटिश भी जो भी होता था वो काफ़ी ख़राब ट्रीटमेंट किया करते थे यहाँ के जो राजा को ये लोग कैप्चर करते थे। तो इसकी एवज में इन्होंने फिर से रिवोल्ट किया था 1839 में। जनरली द ब्रिटिश फॉलो अ पैसिफिक पॉलिसी टुवर्ड द रामोसी एंड इवन रिक्रूटेड सम ऑफ देम इनटू द हिल पुलिस। तो देखिए क्योंकि वो लोग छापामार युद्ध पे यकीन रखते थे, आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। कभी भी इन्होंने ब्रिटिश को डायरेक्ट चुनौती नहीं दी। तो इस वजह से ब्रिटिश भी इन पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी 3 वजह थी। 3 वजह थी। सबसे पहली वजह, एक तो ये लोग छुप के युद्ध लड़ते थे। दूसरा, ये लोग मेजरली कहीं भी मतलब मेजर जो रीजन था ये लोग इनहेबिट नहीं करते थे। ये लोग किसी जंगल में या कहीं और भी ऐसी जगह छुप जाते थे जहाँ ब्रिटिश सेना का पहुंचना मुश्किल होता था। तो इस वजह से ब्रिटिश इन पे हमला नहीं कर सकती थी। और तीसरा, जिस रीजन में लोग रहते थे उस रीजन के लोग इनको मानते थे अपना राजा उस समय भी। इस वजह से तीनों ही जो चीज़ें थी ब्रिटिश को कहीं ना कहीं मजबूर करती थी कि डायरेक्ट इन पे हमला ना करके हम लोग कॉन्सिलेटिव पॉलिसी के थ्रू इनको अपने साथ में लें। और इसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने पैसिफिक पॉलिसी अपनाई और प्लस कुछ रामोशी को पुलिस में भी रिक्रूट किया था। फिर आते हैं हमारे खासी अपराइजिंग के बारे में।
After having occupied the hilly region between Garo and Jaintia hills, the East India Company wanted to build a road linking the Brahmaputra Valley with Sylhet. हुआ क्या? ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक, मेघालय वाला जो रीजन था, यहाँ पे आते थे आपके गरो खासिया जैंतिया ट्राइब्स, और यही पूरा रीजन गरो खासिया जैंतिया के नाम से जाना जाता था। जब ब्रिटिशर्स ने इस रीजन को कैप्चर कर लिया, तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सिलहट तक एक ऐसी रोड बनाएं जिसके द्वारा हम लोगों को आने जाने और प्लस अपने सामान भेजने में आसानी हो, जिस वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर इंक्लूड किए इन लोगों ने, ताकि ये लोग यहाँ पे रोड बना पाए। एंड द लेबर्स फ्रॉम द प्लेन वर ब्रॉट टू दिस रीजन। इस वजह से यहाँ के जो प्लेन्स के लेबर थे और प्लस जो इंग्लिशमैन थे प्लस बंगालीज को यहाँ पे रिक्रूट किया गया, ताकि इस रीजन को ये लोग डेवलप कर सकें। और जाहिर सी बात है, पूरा जंगल एरिया था, ठीक। इसी रीजन को इन्होंने डेवलप करने के लिए अलग अलग लोगों को यहाँ पे बिठाया था। The Khasis, Garo, Khamtis, and Singhpus organized themselves under Tirath Singh to drive away the stranger from the plains. अब हुआ क्या, जब इन लोगों ने अलग अलग लोगों को यहाँ रिक्रूट करना चालू किया और यहाँ के जो जंगल है उसको ख़त्म करना चालू किया, तो एक लीडर थे जिनका नाम था तीरथ सिंह। इन्होंने रिवोल्ट किया, और इनका साथ किस किस ने दिया था? खासीस, गारोस, खामतिस और सिंहपूस के लोगों ने फिर इनको एक तरह से बैक सपोर्ट दिया। The uprising developed into a popular revolt against the British rule in the area. अब ये जो अपराइजिंग थी ये एक तरह से पॉपुलर रिवोल्ट बन गई। जो लोगों को लगा था कि छोटा मोटा रिवोल्ट होगा, वो एक तरह से बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया, क्योंकि एक तरह से नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो मेजर एरिया था, वहाँ की जितनी भी ट्राइब थी वो सब तीरथ सिंह के साथ आ गई थी। इस वजह से जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं रेबेलियन जो था वो एक बड़ा रिवोल्ट का फॉर्म ले लिया था। By 1833, the superior English military force had suppressed the revolt. फाइनली 1833 में ब्रिटिश को अपनी पूरी फोर्स बुलानी पड़ी थी इस रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए और इस रीजन को फिर से डेवलप करने के लिए। हालांकि उस रीजन को लोग डेवलप नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेन इनहेबिटेंट यहाँ पे ट्राइब थे, और जब भी ये लोग कुछ करते ट्राइब उसको नुकसान पहुंचा देते। तो इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट तो ख़त्म करवा दिया, लेकिन जो एक तरह से यहाँ पे अशांति का माहौल था उसको ये लोग शांत नहीं करवा पाए थे, ठीक। तो ये था आपका पूरा खासिस रिवोल्ट के बारे में। अब आते हैं हमारा सिंगपोस रेबेलियन के बारे में। द रेबेलियन ऑफ द सिंगपोस इन असम इन अर्ली 1830 was immediately quelled, but they continued to organize revolt. हुआ क्या था, जो सिंगपोस का क्षेत्र था, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो था आपका, यहाँ पे ही ये लोग पाए जाते थे। ये असम क्षेत्र में सिंगपोस एक ट्राइब है, वहाँ पे ये लोग पाए जाते थे, ठीक। इन लोगों की भी तीन वजह थी। पहली, जो इन लोगों की पॉलिसीज थी, प्लस कमिंग ऑफ आउटसाइडर, प्लस डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड देयर राइट्स। तो इन तीन वजह की एवज में इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हालांकि रिवोल्ट कुछ खास बड़े पैमाने पे जा नहीं पाया, जिसके और ब्रिटिशर्स ने ईजिली इसको क्वेल्ड कर दिया था। एंड अपराइजिंग इन 1839 सॉ द डेथ ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन 1839 में दोबारा इन लोगों ने रिवोल्ट लड़ा, और इस बार ब्रिटिशर्स के जो एक पॉलिटिकल एजेंट थे उसकी मृत्यु हो गई थी। चीफ निरंग फिडू लीड एन अपराइजिंग इन 1843 विच इन्वॉल्व एन अटैक ऑन द ब्रिटिश गैरिसन एंड द डेथ ऑफ मैनी सोल्जर। तो देखिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग गोरिल्ला टैक्टिक्स के द्वारा युद्ध लड़ते थे। गोरिल्ला टैक्टिक्स हमारी क्या होती है? गोरिल्ला टैक्टिक्स होती है हमारी छापामार युद्ध। अब इनको पूरा जंगल का एक एक कोना मालूम था, एक एक पेड़ इनको मालूम थे, इनको जानवरों की भी अच्छी समझ थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग छुप के युद्ध लड़ते थे। तो उसी तरह इनकी ट्राइब के थे एक चीफ निरांग पेड़ू। इन्होंने 1843 में युद्ध लड़ा था। उसमें युद्ध में इन्होंने छापा मार के थ्रू क्या हुआ था, ब्रिटिश एक गैरिसन था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। तो ये था आपका पूरा इस सिंगपोस्ट रेबेलियन के बारे में। 1839, 1843, 1830 में वो देखिए, जो सिंगपोस्ट रेबेलियन, जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स मूवमेंट हुए थे, वो बहुत ही छोटे पैमाने पे हुए थे, क्योंकि यहाँ की जो ट्राइब थी इनको बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो बेसिकली जो सिंगपोस्ट था ये केवल इन्हीं लोगों की ट्राइब द्वारा लड़ा गया था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजिली क्वेल्ड अप कर दिया था, ठीक। तो ये था आपका पूरा सिंगपोस्ट रेबेलियन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग मूवमेंट भी हुए हैं, जैसे आपका मिसमीज जो कि 1836 में हुआ। एक सेकंड,
मिसमीस जो कि आपका 1836 में हुआ, खामती रेबेलियन जो कि असम में 1839 और प्लस 1842 में हुआ था। तो अलग-अलग मूवमेंट थे जो आपके नॉर्थ ईस्ट ट्राइब के थे, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब द्वारा लड़े गए थे। The Lushashi revolt in 1842 and 1844 when they attacked villages in मणिपुर। एक लुशाशी रिवोल्ट था, ये 42 और प्लस 44 में लड़ा गया था जब इन्होंने विलेजेस जो मणिपुर के थे वहां पे अटैक किया था। इन्होंने अटैक इसलिए किया था क्योंकि वहां पे आउटसाइडर जो है आ रहे थे, और वो आउटसाइडर इसी वजह से आ रहे थे ताकि जो आसपास का एरिया है उसको ये लोग एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाए। और ज़ाहिर सी बात है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये लोग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये एक तरह से डायरेक्टली इनके राइट्स का डिस्ट्रॉय होता, जिस वजह से ये लोग लूशाई जो ट्राइब थे वो लोग रिवोल्ट करने लगे थे। ठीक, तो ये था आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इससे जुड़ी जो भी पीडीएफ है, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।